डिप्रिसिएशन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन की एप्लीकेशन किस पे है। तो हम आपको बता देते हैं कि डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे। एसेट्स की मेन कैटेगरी होती हैं करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो तमाम एसेट जो शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन के लिए जिन्हें यूज़ करते हैं लेस देन 1 अकाउंटिंग ईयर पे। जबकि फिक्स एसेट्स क्या हैं? जिनकी लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर होती है या जिनकी यूटिलाइजेशन मोर देन 1 ईयर होती है। दिस आर कॉल्ड फिक्स एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है लैंड है, बिल्डिंग है। अक्सर फिक्स एसेट्स को कहा जाता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ये नॉर्मली जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है या जो जॉब कर रहे हैं एज अकाउंटेंट, उन्हें पता होता है कि फिक्स एसेट्स मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनका ताल्लुक फिक्स एसेट्स से। इन एसेट्स को गौर करें तो इनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है? मोर देन 1 अकाउंटिंग। अच्छा, 1 अकाउंटिंग का मतलब मीन्स होता है कि 12 मंथ से ज़्यादा। फिक्स एसेट्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। हम आपको एसेट्स की टाइप्स क्यों बता रहे हैं? एसेट्स की टाइप्स बताना इसलिए ज़रूरी है डेप्रिसिएशन में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डेप्रिसिएशन की एप्लीकेशन होती किस पर है। एज अ अकाउंटेंट अगर कहीं आप जॉब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा और इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से एसेट जो हैं एप्लीकेबल हैं डेप्रिसिएशन के, तो वहाँ आप जो है वो फेल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं टेंजिबल है और इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल और टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स ऐसे एसेट्स कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और जबकि नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं या इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो टेंजिबल जो होते हैं वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, आपको नज़र आ रहा फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, ये सारे के सारे, लैंड है, ये क्या है? सारे के सारे जो है हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस हैं। और नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस वो होते हैं जिनकी एसेट्स तो हैं लेकिन उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स क्या कहलाता है? जो कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो ये सॉफ्टवेयर है आपके पास। इसके अलावा होता है कॉपीराइट, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाते हैं ताकि कोई दूसरा कॉम्पिटिटर्स जो है उसकी कॉपी ना कर सकते। तो वो भी एसेट्स है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सैमसंग है, सैमसंग ने अपना ट्रेडमार्क, अपना पैटर्न, अपना फार्मूला, ये तमाम चीज़ें उसको क्या करता है? वो रजिस्टर करवाता है ताकि कोई और दूसरा क्लेम ना कर सके, राइट? तो इस पर कोई ना कोई कॉस्ट आती है, लेकिन ये कोई आपको नज़र तो नहीं आया ना। कॉपीराइट नाम है तो कोई आपको नज़र तो आ, लेकिन आप इसको आप फील तो नहीं कर सकते ना। तो ये हमारे कहलाते हैं नॉन फिजिकल एक्सिस्टेंस कहते हैं इसको। जैसे सॉफ्टवेयर है, हमने एसेट्स को सेग्रीगेट किया तो पता चला कि लास्ट में आया है आपके पास टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो डेप्रिसिएशन की जो एप्लीकेशन है, तो डेप्रिसिएशन की जो एप्लीकेशन है वो किस पे है? टेंजिबल फिक्स एसेट पे। तो इस पे क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। जबकि इस पे जो लगेगा उसको हम कहते हैं एमोर्टाइजेशन। तो अब आपको क्लियर पता चल गया कि डेप्रिसिएशन कहाँ अप्लाई होगा। डेप्रिसिएशन होगा टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे, जबकि एमोर्टाइजेशन कहाँ अप्लाई होगा? वो होगा इनटेंजिबल एसेट। अब हम जाते हैं डेप्रिसिएशन की मीनिंग्स की तरफ। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ 2 डेफिनेशन लिखी हैं, और 2 डेफिनेशन जो है, एक नॉर्मल डेफिनेशन है, एक प्रोफेशनल डेफिनेशन है। जो इसको मैं कहता हूँ एक्चुअल डेप्रिसिएशन की मीनिंग जो है वो ये है, जो सेकंड वाली है। लेकिन आपको अक्सर बताया जाता है कि डेफिनेशन जो कॉमन और नॉर्मल वे में जो बताया जाता है वो ये डेफिनेशन बताई जाती है। अब आ जाएँ आपके बिल्डिंग में। जैसे मैंने कहा कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, तो ये क्या होगा? फर्नीचर टूटेगा, यूज़ कर रहे हैं ना, ओके, बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें क्यों रखी है? रेवेन्यू की जनरेशन के लिए, राइट? अब अगर मैं कहूँ कि आपने कोई जो है कार ली है, कार क्या है? फिक्स एसेट है। और वो कार आपने ली है, इसकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है 20,000, राइट? तो ये 20,000 इसकी क्या है? कॉस्ट है, इसकी वैल्यू है। इसको हम कहेंगे इसकी कॉस्ट, या इसको कहेंगे वैल्यू है। अब इस कार को यूज़ कर रहे हैं, तो जब नहीं होगी तो आप इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, रिपेयरिंग कॉस्ट भी कम आएगी, इफ़िशिएंसी बहुत अच्छी होगी। लेकिन डे बाय डे जब आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे अपने बिजनेस में तो इसकी वैल्यू में कमी होगी। तो हमने यहाँ लिखा है डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी हो जाना, टूट फूट हो जाना, रिपेयरिंग कॉस्ट का बढ़ जाना, राइट? और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अब उन रीज़न की वजह से जो उस एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाए, यानी कि कहाँ से 20,000 से मज़ीद डिक्रीज़ हो जाए, तो वो उस वैल्यू को जो डिक्रीज़ हो रही है उसको क्या कहा जाता है? डेप्रिसिएशन कहा जाता है।
अच्छा, यहाँ नोट कर लें, यहाँ फिक्स एसेट्स में हम डेप्रिसिएशन जो अप्लाई नहीं करते किस पे, लैंड पे। क्यों नहीं करते? क्योंकि लैंड को जितना इस्तेमाल करेंगे पुरानी नहीं होगी, लैंड को जितना इस्तेमाल करेंगे ख़त्म नहीं होगी, लैंड में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आएगी। इसी वजह से जो है बिज़नेस में बिल्डिंग को और लैंड को जो है सेपरेट रखा जाता है। और वो रीज़न क्या होता है? और वो रीज़न होता है इस डेप्रिसिएशन का। क्योंकि बिल्डिंग जो ऊपर स्ट्रक्चर है वो तो पुराना होते चला जाएगा, लेकिन जिस पर वो बिल्डिंग खड़ी हुई है, लैंड है, वो तो पुरानी कभी नहीं हुई। आप पुरानी हो जाएगी बिल्डिंग तो उसको गिराकर, उसको डेमोलिश करके आप न्यू बिल्डिंग बना लेंगे। तो लैंड की वैल्यू में कमी वाकई नहीं होती। लैंड हमेशा क्या होता है, बढ़ते ही रहती है। लेकिन आप फर्नीचर आज ख़रीदा, 5 साल बाद उस फर्नीचर की वैल्यू वो नहीं रहेगी। अब असल डेफिनेशन पे हम जाते हैं, और वो डेफिनेशन है कि अ फिक्स एसेट हैज़ अ लिमिटेड लाइफ एक्सेप्ट लैंड, द एलोकेशन ऑफ इस कॉस्ट ओवर इस यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इस मीनिंग को समझते हैं, और यही मीनिंग दरअसल क्या है, डेप्रिसिएशन की मीनिंग कहलाती है। अब मैं आपको बताऊँ, बिल्डिंग का ख़रीदना, फर्नीचर का ख़रीदना और सैलरीज देना, ये तमाम के तमाम क्या एक्सपेंडिचर हैं। तो हम एक्सपेंडिचर्स को जो है 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक क्या कहलाता है, रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो तमाम एक्सपेंसेस जो फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए किए जाएँ, वो हमारा क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है कि वो तमाम एक्सपेंसेस जिनकी यूटिलाइजेशन सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सैलरीज दी, तो सैलरीज अगर आपने 1 मंथ की दी है तो 1 मंथ की ही उसकी यूटिलाइजेशन से जो बेनिफिट होगा वो 1 मंथ का ही होगा, नेक्स्ट मंथ फिर आपको देना पड़ेगी। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब होता है कंज्यूम करना ना, किसी भी सर्विस को, किसी भी एसेट्स को कंज्यूम कर लेना, या उसकी जो कॉस्ट आती है, यूज़ करने की जो कॉस्ट आती है, वो दरअसल क्या कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक्सपेंस है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का जो इफेक्ट है या यूटिलाइजेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए, 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के, 1 ईयर के लिए। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो इसकी यूटिलाइजेशन, इसको कंज्यूम करते रहेंगे, वो क्या करेंगे, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, यानी कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। फर्नीचर है 2 ईयर्स, 3 ईयर्स तक यूज़ करेंगे, राइट। तो आप बिज़नेस में ही, चाहे वो कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, दोनों ही को जो है बिज़नेस में क्या कर रहे हैं, यूज्ड कर रहे हैं। कंपनी जो है एक्सपेंडिचर्स करती हैं, चाहे वो कैपिटल हो या आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो, वो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए करती है। अब रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ और उसमें से आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो कैसे पता चलेगा? आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी लेने पड़ेंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी लेना पड़ेंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने पता है शॉर्ट टर्म के लिए, मंथली आप जो है सैलरीज दे रहे हैं, आप मंथली रेंट दे रहे हैं, आप मंथली एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के। लेकिन बिल्डिंग आपने खरीदी है तो बिल्डिंग तो 5 साल तक जो है आप इससे रेवेन्यू जनरेट करते रहेंगे। तो हर साल का जो है कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाती है, यानी कि अपना प्रॉफिट और लॉस निकालती है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रेवेन्यू से माइनस करना पड़ता है आपको एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस तो आ जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस तो अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर है और कंप्यूटर ख़रीदा है आपने 50,000 का, और कंप्यूटर की जो लाइफ है, यानी कि इसको हम यूज़ करेंगे, यूज़फुल लाइफ है, कंप्यूटर की यूज़फुल लाइफ कितनी है, वो 5 ईयर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्यूटर रेवेन्यू की जनरेशन में कब तक इस्तेमाल होगा, 5 साल तक होगा। तो मैंने कहा कि आपसे चाहे एक्सपेंडिचर कोई भी हो, उसको रेवेन्यू से क्या करना पड़ता है, माइनस है। तो अब ये तो कितना है, 50,000, तो 50,000 तो नहीं ले सकते ना, तो हम क्या करेंगे, और हम निकाल रहे हैं हर साल का अपना, तो हम ये देखेंगे कि इस साल इस कंप्यूटर की कितनी जो है हमने यूजेज की है, क्योंकि मैंने कहा है कंज्यूम करना, एक्सपेंस का मतलब क्या है, कंज्यूम करना। तो हमने इस कंप्यूटर को भी यूज़ किया है, पूरा नहीं किया, और इसको हम 5 साल तक यूज़ करते रहेंगे, राइट। तो कितना पोर्शन जो है इस साल हमने, या जो पर्टिकुलर पीरियड का हम प्रॉफिट लॉस निकाल रहे हैं, उस पोर्शन में हमने कितना जो है इसको यूटिलाइज़ किया है, एक एस्टीमेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एस्टीमेट बना लेते हैं। हम कैसे, हम कहते हैं कि अगर देखें 50,000 है, तो हम कहते हैं और 5 से अगर डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा। हम ये कर लेंगे कि हमने इस कंप्यूटर को इस साल तकरीबन जो है एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 10,000 की इसकी यूटिलाइजेशन की है। तो इसी तरह से ये 10,000 जो है कब तक चलते रहेगा, 5 साल तक जो है इसकी कॉस्ट को भी हम जो है इस रेवेन्यू में शामिल करेंगे। तो यही दरअसल क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को क्या कहा जाता है,
डेप्रिसिएशन को कहा जाता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहा जाता है। और एक्सपेंस का मतलब होता है कंज्यूम करना। आप सैलरीज दे रहे हैं तो लोगों को, आपने एम्प्लॉयज़ को क्या है, यूज़ किया है। आपने रेंट दे रहे हैं तो उस प्लेस को क्या किया, यूज़ किया। लेकिन जब कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इनको यूज़ कर रहे हैं तो कितना आपने इसको यूज़ किया एज अ एस्टिमेशन, वो हमारा क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन कहलाता है। सही। तो इसी तरह से हमने क्या लिखा है यहाँ पर, एसेट की जो असल डेफिनेशन हमने लिखी है, फिक्स एसेट हैज़ लिमिटेड लाइफ। क्योंकि कोई भी एसेट जो है क्या होता है, लिमिटेड लाइफ तक ही क्या होगा, इसको यूटिलाइज फॉर एवर, सिवाय ज़मीन के कोई भी नहीं होती, राइट। द एलोकेशन ऑफ इट्स कॉस्ट क्या कहलाता है, एलोकेशन ऑफ इट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कौन सा यूजफुल लाइफ, इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हमने कहा है क्या है कि हर ऐसे से फर्नीचर है तो इसकी लाइफ क्या होगी, वो 5 साल, 5 साल से भी ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन यूज़फुल लाइफ का मतलब होता है कि बिज़नेस में ये रेवेन्यू कब तक जनरेट करेगा, यानी बिज़नेस में कब तक ये यूज्ड होगा। तो उसकी कॉस्ट को हम क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। एलोकेट का मतलब क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट है और कितने साल तक जो है वो यूज्ड हो रही है, तो हर ईयर जो है इतना जो है क्या होगा इसका, हम कहते हैं इतना हमने यूज़ कर लिया है। और इसी वजह से कहते हैं किसी भी चीज़ को यूज़ करने की जो कॉस्ट होती है वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जहाँ पर डेप्रिसिएशन की बात होती है वहाँ पर एमोर्टाइजेशन, और इसके बाद एक और टर्म इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं डिप्लेशन, हम उसको भी देखेंगे। एमोर्टाइजेशन हम आपको कराएंगे क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है, डिप्लेशन जो है वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो अब आप देखते हैं अमोर्टाइजेशन। मैंने आपको कहा था कि अमोर्टाइजेशन जो है फिक्स इंटेंजिबल एसेट्स पे लगती है। यहाँ मैंने फ्यू एग्जाम्पल लिखी हैं इंटेंजिबल एसेट्स की। सिवाय ज़मीन के तमाम एसेट्स की जो है लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर फॉर एवर नहीं होगा, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। और सॉफ्टवेयर जो है जब सिस्टम अपग्रेड होते हैं तो वो पुराने वाले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो नहीं चल पाते। आपने देखा विंडोज़ है तो विंडोज़ अब जाके जो है चेंज होती जा रही है ना। इसी तो बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हैं, ये तमाम क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। तो इनकी भी जो है कॉस्ट तो आएगी ना, इनकी कॉस्ट तो आएगी। अब इस कॉस्ट को भी वो क्या करेंगे, बिजनेस में रेवेन्यू के लिए जनरेट में शामिल करेंगे नहीं करेंगे। तो इसकी जो कॉस्ट होगी, इंटेंजिबल एसेट्स की जो कॉस्ट कहलाती है ओवर इस यूजफुल लाइफ जो है वो क्या कहलाता है, एमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन जो है वर्ड्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे इस्तेमाल होता है, जबकि एमोर्टाइजेशन जो है वो इनटेंजिबल की यूटिलाइजेशन पे होता है। फिक्स एसेट्स की बात होती है वहाँ पर एक और वर्ड इस्तेमाल होता है, वो होता है डिप्लेशन। डिप्लेशन का ताल्लुक है नेचुरल रिसोर्सेज से। देखिए बहुत सारी कंपनीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, माइनिंग कंपनी है, जहाँ पर गोल्ड, आपके पास सिल्वर, राइट, ऑयल है जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, ऑयल, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसमें कमी कैसे होती है, इसको भी आप यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, लेकिन जो इससे रेवेन्यू हो रहा होता है वो उसकी एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन की बात नहीं होती, एक्सट्रैक्शन का मतलब है गोल्ड माइन से निकाल लेना, ऑयल ज़मीन से निकाल लेना नहीं। अब इस निकालने के दौरान जो ऑयल है या गोल्ड है वो क्या होता है, वेस्ट भी होता है। और ख़ासतौर पर अगर आप गैस की एग्जाम्पल है, जैसे गैस कंपनीज होंगी जो ज़मीन से गैस निकाल रही होती हैं, नेचुरल गैस, तो उससे क्या होता है कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस जो है वो कुछ ना कुछ वेस्टेज हो जाता है। या जो उनके रिजर्व्स होते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिपॉजिट या रिजर्व होते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, उनमें क्या होती है, कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। कमी उसकी वजह से नहीं जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बल्कि कमी क्या है, वेस्टेज की वजह से। जैसे एग्जाम्पल ले लें आप, वाटर है, वाटर एवोपरेट हो जाता है। एक तो वाटर आपने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन वेपराइजेशन हो रही है, उससे वो क्या, वेपराइजेशन, उससे भी आपका जो टोटल डिपॉजिट्स है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ये जो कम होना, फिजिकली श्रिंकेज हो जाना, लेसनिंग हो जाना, वेस्ट हो जाना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उसकी भी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। इसको भी हम एस्टीमेट करते हैं एज अ एस्टीमेट कि इतना श्रिंकेज कर गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिप्लीशन कहलाएगा। यहाँ तक तो बात होगी डेप्रिसिएशन की, डेफिनेशन की, मीनिंग्स की, और उस कहाँ पर डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, अमोर्टाइजेशन कहाँ अप्लाई होता है और डिप्लेशन कहाँ अप्लाई होता है। अब बात आते हैं कि डेप्रिसिएशन को हमने क्या कहा है, डेप्रिसिएशन दरअसल एक एस्टिमेशन है, यानी कि जो आप फिक्स एसेट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो कितना पोर्शन हर साल के रेवेन्यू में इस्तेमाल होगा, तो उसकी कैलकुलेशन होती है और उसके कोई ना कोई मेथड होते हैं। और उन मेथड को यूज़ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स जो है चाहिए, और वो फैक्टर्स क्या हैं, वो ये फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। सबसे पहले आपको फिक्स एसेट्स की कॉस्ट का मालूम होना ज़रूरी है। अब कॉस्ट होती क्या है, कॉस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होता कि किसी भी एसेट्स को जिस रेट पर आप परचेज़ कर लें वो ही इसकी कॉस्ट नहीं, बल्कि कॉस्ट का मतलब कुछ और भी होते हैं, वो इसका हिस्सा है। तो हम कहते हैं कि कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वो तमाम एक्सपेंसेस, राइट,
वो तमाम एक्सपेंसेस जो किसी भी एसेस को परचेस करने से लेके उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए की जाए, वो उस एसेस की क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एक्विजिशन टू इंस्टॉलेशन, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉस्ट कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, यूज़फुल लाइफ। यूज़फुल लाइफ वर्ड्स के, लाइफ से वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किया गया है, यूज़फुल लाइफ के। यूज़फुल का मतलब होता है कि ये बिज़नेस में कब तक यूज़ होती रहेगी। तो ये एक होती है एस्टिमेशन होती है, ये आपके पास एक्सपीरियंस से, या अगर आपने कंप्यूटर परचेस किया तो आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चर जो उस कंप्यूटर को बनाने वाला वो आपको बता देता है, या उसके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होता है कि ये कंप्यूटर जो है वो इसकी लाइफ जो है वो 5 साल है या इसकी लाइफ है 10 साल है। तो मोस्टली मशीनरीज जो होती हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं, वो उनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो बता देते हैं, एस्टीमेट करते हैं, एक्यूरेट नहीं होता, ये एस्टिमेशन बताते हैं। हाँ, पड़ी हुई हैं मशीनें, आपके पास इक्विपमेंट पड़े हैं लेकिन उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो तो वो यूज़फुल लाइफ नहीं रहती। तो हमने यहाँ छोटा सा लिखा है कि एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ ऑफ एसेस, हर एसेस की एक वर्किंग लाइफ होती है, कोई भी एसेस फॉर एवर नहीं हो सकता। अब ये एस्टिमेशन किस में होगी, ये डिपेंड करता है एसेस की नेचर। जैसे बिल्डिंग है तो उसकी लाइफ कितनी होगी, ईयर्स में होगी, जैसे ईयर्स में। अगर मशीनरीज हैं तो उनकी लाइफ कितनी होगी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कार है, व्हीकल्स हैं, ट्रेन है, प्लेन है, ये तमाम की तमाम क्या है, इनकी लाइफ होगी डिस्टेंस में, यानी कि किलोमीटर, माइल्स एटसेट्रा। लास्ट आपका है रेजिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, देखें कोई भी एसेट फॉर एवर नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ कंपनी के पास है कंप्यूटर और कंप्यूटर की जो है यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, राइट। तो कंपनी जो एस्टिमेट कर सकती है कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद हम इस कंप्यूटर को इतने में बेच सकते हैं, जिसे कहते हैं ना स्क्रैप कर देना। तो जिस रेट पे आप बेचेंगे वो तो आपको अभी नहीं मालूम है ना, लेकिन आप ये तो बोल सकते हैं ना कि आप इस एसेस को इतने में सेल करेंगे। तो हमने कहा कि आपने कंप्यूटर ख़रीदा था और वो कंप्यूटर था 50,000 का, 5 साल इस्तेमाल किया। अब आप कहते हैं 5 साल आप इस्तेमाल करने के बाद इसको हम सेल कर देंगे कितने में, 5,000 पे सेल कर देंगे। तो ये दरअसल क्या कहलाता है, स्क्रैप वैल्यू। जिस टाइम बेचेंगे जो वो वैल्यू चल रही होगी वो मार्केट वैल्यू होगी, लेकिन जब एसेस परचेस किया जाता है उसी टाइम जो है बताया जाता है कि इस एसेस को हम परचेस तो कर रहे हैं लेकिन 5 साल इस्तेमाल करने के बाद हम इसको 5,000 में बेच देंगे। वर्ड जो रेजिडुअल है ना वो कहलाता है रह जाना, लेफ्ट। रेजिडुअल का मतलब होता है लेफ्ट। अब कैसे, देखें आप क्या करते हैं, आपके पास कोई एसेस खरीदा, उसकी कॉस्ट है और उसकी कॉस्ट थी, वो फॉर एग्जांपल थी, एक फर्नीचर ख़रीदा 20,000 का, आपने इसको यूटिलाइज़ किया और आपने इसको यूटिलाइज़ किया पूरे 5 साल, और 5 साल यूटिलाइज़ किया तो उस पर क्या लगेगा, आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। और हम कहते हैं इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हो गया 18,000 का। कितना हो गया, 18,000। तो अब बताएं क्या वैल्यू बच जाएगी, वो 2,000 बच जाएगी। तो ये बच जाने वैल्यू को क्या कहते हैं, रेजिडुअल वैल्यू। तो ये कब करते हैं, जब आप एसेस करते हैं उसी टाइम एस्टिमेट करते हैं कि इस एसेस को अगर हम आफ्टर यूजफुल लाइफ के बाद सेल करना चाहें तो ये वैल्यू होगी। तो इसको कहते हैं रियलाइज्ड वैल्यू। इसको क्या कहते हैं, रियलाइजेशन वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ। अच्छा, सैल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू नॉर्मली कंपनीज में ज़्यादातर ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि वो ये सपोज करते हैं कि ये एसेस को हम यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू हम इसको सिर्फ स्क्रैप कर देंगे और इससे हम बेच नहीं सकते। लेकिन अगर नॉर्मल लाइफ में है तो आप हमेशा जो है उस एसेस को बेचते हैं और उसकी कोई ना कोई कॉस्ट आती है। लेकिन कंपनीज़ में प्रैक्टिकली तौर पे जो है ज़्यादातर जो है वो स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ज़ीरो रखी जाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी ऐसा हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन में आपको रेजिडुअल वैल्यू दे भी सकता है और नहीं भी दे, लेकिन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। एक है कॉस्ट ऑफ द एसेट, इसके बगैर आप डेप्रिसिएशन निकाल नहीं सकते, और यूजफुल लाइफ, इसके बगैर डेप्रिसिएशन को एलोकेट नहीं कर सकते, एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो यहाँ तक बात हो गई। तो हमने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, वेयर वी यूज़ डेप्रिसिएशन, और क्या बेसिक फैक्टर हैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में। तो डेप्रिसिएशन दरअसल क्या है, एक एस्टिमेशन है, और एस्टिमेट जो है वो किसी न किसी मैकेनिज़्म पे होता है, किसी न किसी फार्मूले पे होता है, किसी न किसी मेथड पे होता है, और वो मेथड हमारे क्या कहलाते हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड। तो हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड क्यों होते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब तो होता है कंज्यूम करना, लेकिन हर एसेस डिफरेंट नेचर का होता है, तो इस लिहाज से उसकी कैलकुलेशन भी जो है वो डिफरेंट रखी जाएगी, ताकि एक्यूरेट जो है
डेप्रिसिएशन को निकाला जा सके। क्लियर? तो आए स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन मैथड।